माननीय अध्यक्ष जी, आज मांग संख्या 50 सहकारिता, मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर चर्चा है। मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता का प्रारंभ शोषण मुक्त समाज की स्थापना एवं आर्थिक उत्थान के लिए हुआ। हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से ही विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार और सामूहिक कृषि इसके उदाहरण हैं। एक सब के लिए और सब एक के लिए सहकारिता का मूल मंत्र है। इस बजट में घोषणा की गई है कि प्रदेश के 35 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा और 5 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छी घोषणा है। गत कांग्रेस सरकार ने भी वर्ष 2023-24 के बजट में 22,000 करोड़ रुपए फसली ऋण बांटने जाने की घोषणा की थी, लेकिन 2300 करोड़ रुपए से अधिक का कम फसली ऋण बांटा गया। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब की पूरा प्रयास होना चाहिए कि 100% लक्ष्य हम प्राप्त करें और 35 लाख किसानों को हम ऋण वितरित करें। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गत सरकार में प्रदेश के हजारों किसान डिफॉल्टर हो गए। जो राशि उन्होंने ली थी ऋण के रूप में, उसको समय पर व्यवस्थापकों ने जमा नहीं करवाया और इस कारण से आज तक वो डिफॉल्टर हैं। मेरे नागौर जिले के अंदर 100 करोड़ रुपए आपका जमा नहीं हुआ है और अगर पूरा प्रदेश का हम देखें तो ये और भी राशि बढ़ जाएगी। जब आपकी राशि जमा ही नहीं हो रही है, बकाया ऋण जमा ही नहीं हो रहा है, तो किस तरह से आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे? इसलिए आप पूरा ध्यान रख करके इसमें अधिक से ये किसानों का जो भी ब्याज और पेनल्टी है उसको माफ करें ताकि आपका रोटेशन बने। इस वर्ष के बजट में सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए इसका दायरा दुगना कर दिया गया। 100 करोड़ रुपए कर दिए गए 50 करोड़ से और इसमें 2% अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की गई है। मंत्री जी, जो मैं समझा हूं 5% का अनुदान आप पहले ही दे रहे थे, 2% का आपने और दे दिया, 7% हो गया। और अगर हम इसको देखें तो 42 पैसा प्रति सैकड़ा के हिसाब से आप किसानों को ऋण देंगे। बहुत अच्छी योजना है। गत भाजपा सरकार के समय भी चल रही थी, कांग्रेस ने भी उसको आगे जारी रखा था। मेरा आपसे यही कहना है कि हर वर्ष इसका दायरा बढ़ना चाहिए। और मैं सदन को बताना चाहता हूं, कोई भी बैंक, पूरे राजस्थान में कोई भी बैंक इतने कम ब्याज में किसानों को ऋण नहीं देता है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि किसान यदि अकृषि कार्यों के लिए भी, नॉन फार्मिंग के लिए भी अगर लोन लेता है, उसमें भी 5% का अनुदान की घोषणा की गई। ये भी बहुत अच्छी घोषणा है। बजट में घोषणा की गई है कि 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करवाया जाएगा। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गोदाम के साथ साथ हम कार्यालय का भी निर्माण करवाते हैं उसका। और इसमें मेरा कहना है कि कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के चोली दामन का साथ है। हमारी कई योजनाएं ऐसी है जो उसके ऊपर एक दूसरे का चर्चा होना बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हर गांव के अंदर सहकारी भवन बने हुए हैं और गांव के दूसरे कोने में किसान भवन बने हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब किसान दोनों से ही जुड़े हुए हैं तो किस तरफ बैठेंगे। अच्छा ये होए कि जो हमारे सहकारी भवन है बने हुए हैं उन्हीं के अंदर किसान भवन बने, और अगर वहां पे स्थान ना हो तो उसका बिल्कुल पास में किसान भवन बने ताकि वो किसानों के काम आ सके। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता विभाग, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 8,000 से ज्यादा हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और इनका मुख्य कार्य है अपने सदस्यों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देना। लेकिन सैकड़ों व्यवस्थापकों के पद खाली हैं और ये खाली पद रहने के कारण से ये कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं कर रही है। अगर ये सिर्फ केवल ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटती है, अगर ये कार्य हट जाए तो सभी ये आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति सभी बंद के कगार पर आ जाएगी। मेरा आपसे ये कहना है कि पिछले गत भाजपा सरकार के समय हम एक संशोधन लेकर के आए थे और हमने भर्ती बोर्ड बनाया था, सहकारी भर्ती बोर्ड, और उस सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा ही हर तरह की भर्तियां की जानी चाहिए थी। लेकिन उस सहकारी भर्ती बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। अभी भी कई सदस्यों ने, फलोदी से आने वाले सदस्य ने भी ये मामला उठाया था। मैं सदन के सामने ये लाना चाहता हूं
कि ये जो व्यवस्थापक लगे हुए हैं ये 30 साल तक तो पहले लग गए और पिताजी जाते जाते बेटे को लगा गए या अपने भतीजे को लगा गए, वो लगातार वो ही रहता है। तो हम इसके लिए हमने भर्ती बोर्ड बनाया 10 जुलाई 2017 को, और हमने ये व्यवस्था की गत भाजपा सरकार में कि इनकी नियुक्ति समिति नहीं कर सकती, और समिति ने फिर भी कई जगह नियुक्ति कर दी है, राजस्थान में, मेरे वहां भी कर दी है जिले में। तो इसका, और उनको एमडी ने आईडी भी दे दी है। ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है और वो सब किसानों की गाड़ी कमाई को खा रहे हैं। इसकी जांच करें और जो नियम विरुद्ध तरीके से लगे उनको आपको हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा हम एक और, गत भाजपा सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक घोषणा की थी जिसमें था कि व्यवस्थापकों का जिला स्तरीय कैडर गठित करने के लिए, और इसको स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन गत कांग्रेस सरकार ने इसको नहीं माना। मेरा ये आपसे आग्रह है कि अब की आप इसका जिला स्तरीय कैडर गठित करें, और इसका मैं सभी को बताना चाहता हूं, सभी सदन को, सभी माननीय सदस्यों को, अगर ये व्यवस्था हम कर देंगे तो उनका जिले में स्थानांतरण होना लग जाएगा। और जब एक व्यवस्थापक, जो पिताजी भी वहीं थे, वो बेटा भी वहीं पर है, और अगर हम ये व्यवस्था कर देंगे कि वो कहीं भी जिले में स्थानांतरण हो सकता है, तो इससे पारदर्शिता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी आपका इससे बंद होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता विभाग द्वारा अपने सदस्य किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 बीमा योजनाएं संचालित की जा रही है। एक है सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। जो पहली योजना है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति जिसने कि 1.5 लाख तक ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु होती है तो पूरी की पूरी राशि माफ हो जाती है। लेकिन मंत्री जी, अभी 2023-24 से ये योजना बंद है, और अगर 2023-24 में किसी की भी मृत्यु हुई है तो उसको किसी तरह का किसान को लाभ नहीं मिलेगा। और एक मैं इसमें चाहता हूं कि ये जो योजना, इसमें आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, इसको आप दिखवाएं, प्रीमियम कम हो, और ये बीमा योजना आप बंद ना करें। बीमा से किसान को भी फायदा है, बैंकों को भी फायदा है कि उनकी राशि डूबती नहीं है, बकाया राशि। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये गंभीर चोट लगने, अंग भंग होने और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख का इसमें प्रावधान है। और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें आवश्यक नहीं है कि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो, यदि गंभीर चोट भी लगी है तो भी 10 लाख का बीमा उसे मिलेगा। यह योजना बहुत पुरानी है, और मैं आपको बताऊं कि 19-20 और 23-24 में योजना ये बंद है, अभी भी योजना बंद है। ये बहुत पुरानी योजना है। कांग्रेस के समय 50,000 रुपए इसके ऊपर मिलते थे, हमने इसको बढ़ाया, पहले 3 लाख किया और उसका प्रीमियम रखा 12 रुपए, फिर हमने इसको बढ़ाया 6 लाख, उसका प्रीमियम रखा 54 रुपए, फिर हमने इसको बढ़ाया 10 लाख और उसका प्रीमियम, जब हम सरकार में थे पिछली भाजपा सरकार में, 188 रुपए 80 पैसे, और इंक्लूडिंग सब सर्विस टैक्स वगैरह सब। इतना कहीं भी बीमा नहीं हो रहा है। अगर आप बैंक भी कर रहे हैं, मैंने खुद ने मेरा दुर्घटना बीमा कराया SBI में, 1000 रुपए लेते हैं। तो मंत्री जी, इसको आप आगे जारी रखें, और जो 2 वर्ष नहीं हुआ, ऐसी समस्या वापस नहीं आनी चाहिए। ये किसानों के हित की ये बीमा योजना है, और इससे विभाग को भी लाभ होता है कि आपका पैसा नहीं डूबता है। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि जो आपके समय जो भी बीमा की जो एजेंसी है, LIC कंपनी के द्वारा, जिसके द्वारा आप बीमा कराते हो, मेरा ये कहना है कि जब गत भाजपा सरकार थी तो हमने इसको बहुत पारदर्शितापूर्ण बनाया था। हम केवल 3 डॉक्यूमेंट लेते थे, एक तो FIR, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर की रिपोर्ट की क्या किस तरह से गंभीर चोट लगी या मृत्यु, और तीसरा मृत्यु प्रमाण पत्र। और हमने ये पाबंद किया था कि इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए, और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर अंदर उसके परिवारजन को वो राशि मिल जाए। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी आग्रह करूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है कि मैं पालड़ी कला गांव में रामलाल व्यक्ति है किसान, जिसने बीमा करा रखा था 5 वर्ष पूर्व, रीढ़ की हड्डी टूट गई, गंभीर चोट लगी हुई है, वो चल भी नहीं सकते, अभी तक उनको ये मुआवजा नहीं मिला, इसका क्लेम नहीं मिला, आप दिलवाएं। माननीय अध्यक्ष जी, राजफेड द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियां एवं ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की फसलें खरीद की जाती है। प्राय ये देखा गया कि हर मौसम में, हर वर्ष खरीद के समय आपका बारदाना खत्म हो जाता है, और वो बारदाना खत्म होने के कारण से 15-20 दिन आपकी खरीद बंद हो जाती है। आप पहले से ये टेंडर करवा लें, और ऐसी स्थिति ना आए
कि भविष्य में बीच में इसको बंद करना पड़े। एक मेरा यह आग्रह है कि श्री अन्न अर्थात बाजरे की खरीद अभी तक नहीं हुई है। गत कांग्रेस सरकार ने भी इसको बार बार उठाया, लेकिन आपने भी नहीं की। भाजपा सरकार के समय भी ये नहीं हुई। मेरा आपसे आग्रह है कि अब की इसकी खरीद को की जानी चाहिए। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और इस बाजरे को आप पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं के साथ राशन में आप इसको दे सकते हैं। और मैं मंत्री जी को ये भी बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान में बहुत होता है और जो फसल आपके ज़्यादा होगी तो उसको केंद्र सरकार भी आपको खरीद का लक्ष्य भी ज़्यादा देंगे, तो इसका भी आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार ये बात आती है कि 25 क्विंटल फसल खरीदी जाती है, इसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा लक्ष्य लें और कम से कम 40 क्विंटल एक काश्तकार से हम इसकी खरीद करें तो अच्छा होगा। सहकारी बैंक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रदेश में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है CCBs और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंकों की स्थिति बड़ी दयनीय है और 36 में से 27 बैंक तो बहुत ज़बरदस्त घाटे में है। इसको आप देखें, जो बकाया है उसकी अच्छी तरह वसूली करें। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी जिस तरह का भी आप लोन देते हैं, चाहे दीर्घकालीन और इसका जो ये शॉर्ट टर्म है उसका तो आप बीमा कर ही रहे हैं, जो दीर्घकालीन आप ऋण देते हो उसमें बीमा कंपलसरी करें, ताकि जब बीमा अगर कंपलसरी कर देंगे तो वो किसान के परिवार को भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और सरकार का भी पैसा नहीं डूबेगा। तो इसको आप ध्यान रखें। और मैं मंत्री जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी MDs आप लगाते हैं बहुत सोच समझ करके लगाएं, उनको ज़्यादा लंबे समय तक एक पद पर ना रहने दें, बार बार उनको चेंज करें और प्रयास हो तो उस जिले का MD आप ना लगाएं, समय पर इसकी ऑडिट करें और इसका कुछ कोर्सेज भी कराएं आप, MBA के जिस तरह के कोर्स होते हैं, ताकि वो उसमें एक्सपर्ट हुए और वो अच्छा काम करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपका जो विभाग है एपेक्स बैंक, आपकी कई देनदारियां हैं। अभी आप केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हो, राज्य सरकार से पैसा मांग रहे हो और वो आपको दे नहीं रहे और ये संख्या करोड़ों में होती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो ऋण माफी की योजना लागू की थी, उसमें ही देखा जाए तो करीब 900 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आपको लेना है। तो जब आपके पास इतना पैसा जब आएगा नहीं तो किस तरह से आपके बैंक लाभ में रहेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि प्रदेश के किसानों की कितनी हिस्सेदारी आपके पास में है और ये पूरी हिस्सेदारी 8% आप लेते हो। जो ही वो बैंक का आपको ऋण देता है 8% काट लेते हो, फिर अगर उसको और बढ़ा के देगा तो फिर आप 8% काट लोगे। ये आपके CCBs में जमा है, ये वहाँ नहीं रहनी चाहिए। ये आप समितियों को दो ताकि समितियाँ लाभ में आए। तो इसका भी आप पूरा इसको दिखवाएं कि कितना पैसा है और वो किसानों के किस तरीके से काम आ रहा है। अगर उसके ऊपर ब्याज भी मिल रहा है तो वो तो बैंकों को मिल रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा है जो हमारे किसान हैं। माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखिए जिंदगी से, ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखिए जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए भी 3-4 आपके मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा। एक तो नागौर जिला रसद अधिकारी का पद रिक्त है, इसको जल्दी आप भरें। जिले में जिन राशन की दुकानों पर राशन डीलर नहीं है उन्हें आप शीघ्र भरें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में BPL परिवार जो शादी के बाद में माता पिता से अलग रहने लग गए, उनका भी आप नाम इसमें लिस्ट में जुड़ाएं ताकि वो भी इस योजना से जुड़ सकें। माननीय मंत्री जी, जिला कलेक्टर नागौर के निर्देशानुसार डेगाना विधानसभा क्षेत्र में मांझी ग्राम में राशन डीलर के विरुद्ध एक FIR दर्ज कराई गई। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 2020 में 76/2020 और उसके ऊपर पुलिस के द्वारा FIR लगा दी गई है। मैं उनके संज्ञान में लाता हूं मंत्री जी के कि इसको वापस दिखवाएं, अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच इसकी होए। मैं एक और मेरा कहना है मंत्री जी से, इसी माह नागौर में जिला रसद अधिकारी द्वारा पोषाहार हेतु गेहूं के परिवहन हेतु अभी टेंडर हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है, आप इसको दिखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।